भविष्य पहले से यहाँ है, ये बस समान रूप से वितरित नहीं है। मशहूर विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक आप समझिए केवल साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब बहुत तेजी से हकीकत बन रहा है। ये विषय है ट्रांसह्यूमनिज्म। अगर आसान शब्दों में कहें तो तकनीक के इस्तेमाल से इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना, यहाँ तक कि सदियों पुरानी जो अमरता की चाह है उसे सच करने की कोशिश करना। हमारी ये जो बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। उसका शीर्षक है अमरता की चाह, ट्रांसह्यूमनिज्म का उदय। आज हम इसी लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उनका विश्लेषण करेंगे, इसकी संभावनाएं और हाँ, सबसे जरूरी इससे जुड़े जो गहरे नैतिक और सामाजिक सवाल हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि ये जो नया और बहुत प्रभावशाली विषय उभर रहा है उसकी एक साफ तस्वीर आप सबके सामने रखें। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत जरूरी हो सकता है, खासकर साइंस एंड टेक, एथिक्स, सोशल जस्टिस जैसे पेपर्स के लिए। और वैसे भी ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि भाई आने वाले वक्त में इंसान होने का मतलब आखिर होगा क्या। तो चलिए खोलते हैं इस विषय की परतें। बिल्कुल। और ये सवाल अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इंसान मतलब औसत उम्र 150 साल हो जाए? क्या टेक्नोलॉजी हमें हमारी जो बायोलॉजिकल सीमाएं हैं, जैसे बुढ़ापा है, मौत है, उनसे पूरी तरह आज़ाद कर सकती है? और अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, तो हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, हमारी राजनीति पर, अरे हमारे होने के मतलब पर ही इसके क्या असर पड़ेंगे? ये सवाल आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो गए हैं। हाँ, और इस विषय को हाल में एक अजीब सी हवा तब मिली जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग की एक बातचीत सामने आई। सुनने में आया कि वो लोग जीवन काल बढ़ाने की संभावनाओं पर बात कर रहे थे। हाँ, वो काफ़ी दिलचस्प था। खबरों के मुताबिक पुतिन बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि अमरता की तरफ इशारा कर रहे थे। और शी जिनपिंग ने भी जवाब में कहा कि हाँ, कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस सदी के आखिर तक इंसान 150 साल जी सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता हैं और दोनों ही लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहते हैं। पुतिन शायद 2036 तक रह सकते हैं और शी जिनपिंग तो अपने कार्यकाल की सीमा खत्म ही कर चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये बात और भी मतलब सोचने वाली हो जाती है। सत्ता के शिखर पर बैठे इन नेताओं की दिलचस्पी सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने में नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस से भी जुड़ता है। जब नेता दशकों तक सत्ता में रह सकते हों, तो फिर साइंस और टेक का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी और शायद अपना शासन और लंबा करने की इच्छा, वो एक स्वाभाविक अगला कदम लगता है ना। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सेहत से नहीं, बल्कि सत्ता के ढांचे से भी कितनी गहराई से जुड़ सकती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये ट्रांसह्यूमनिज्म आखिर है क्या भला, जिसकी इतनी बात हो रही है? इसको समझाने के लिए अक्सर ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम का नाम आता है। हाँ, निक बॉस्ट्रम इसे एक तरह का बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन बताते हैं। उनका मानना है कि हमें विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए नैतिक रूप से, ताकि हम इंसान होने की जो बुनियादी सीमाएं हैं, खासकर हमारी जैविक सीमाएं, उनको पार कर सकें। इसके पीछे 3 मुख्य लक्ष्य हैं, या कह सकते हैं स्तंभ हैं। अच्छा। क्या है वो? पहला है सुपर लॉन्जेविटी, यानी जीवन को बहुत ज्यादा बढ़ाना, बुढ़ापे को हराना। दूसरा है सुपर इंटेलिजेंस, मतलब हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि, याददाश्त, तर्क क्षमता, इन सब में जबरदस्त बढ़ोतरी करना। और तीसरा है सुपर वेलबींग, यानी शारीरिक और मानसिक दुख दर्द को खत्म करना और इंसानी क्षमताओं और खुशी को चरम तक ले जाना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसह्यूमनिस्ट ये मानते हैं कि बुढ़ापा, बीमारी, कमजोर याददाश्त, यहाँ तक कि मौत भी, ये सब इंसान की किस्मत नहीं है। सही पकड़ा। ट्रांसह्यूमनिज्म के नजरिए से ये कोई कुदरत के नियम नहीं है, बल्कि ये तकनीकी समस्या हैं, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें भविष्य में हल किया जा सकता है। वो मानते हैं कि इन बायोलॉजिकल रुकावटों को पार करना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इंसान की तरक्की के लिए जरूरी भी है। ये एक तरह से मानव विकास का अगला पड़ाव है, जो टेक्नोलॉजी से आएगा। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा ही लग रहा है, पर असल में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस सपने को सच करने का दावा कर रही है? लेख में कई चीजों का जिक्र है। हाँ, और कई मोर्चों पर बहुत तेजी से काम चल भी रहा है। एक सबसे बड़ा एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दीर्घायु विज्ञान, जिसे लॉन्जेविटी साइंस कहते हैं,
जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, खासकर CRISPR-Cas9 जैसी जो नई खोजें हुई हैं, उनसे उम्मीद जगी है कि हम खराब डीएनए को ठीक कर पाएंगे, उम्र बढ़ाने वाले जेनेटिक प्रोसेस को धीमा कर पाएंगे और शायद भविष्य में खराब हो चुके अंगों को फिर से नया जीवन दे पाएंगे। सोचिए जरा, अल्जाइमर या दिल की बीमारी जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियों को जेनेटिक लेवल पर ही रोक दिया जाए। ये तो वाकई में क्रांतिकारी होगा। और दिमाग के लेवल पर क्या चल रहा है? न्यूरोसाइंस का भी जिक्र था। बिल्कुल, न्यूरोसाइंस और ब्रेन मशीन इंटरफेस BMIs, ये एक और बहुत अहम फील्ड है। एलन मस्क का न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट इसका एक जाना माना उदाहरण है। अभी तो उनका लक्ष्य है लकवा या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले लोगों की मदद करना, लेकिन आगे की सोच यह है कि दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा हाई स्पीड कनेक्शन बन जाए। भविष्य में इससे न सिर्फ खोई हुई क्षमताएं वापस आ सकती हैं, बल्कि सैद्धांतिक रूप से इंसानी बुद्धि को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का क्या रोल है? AI आधारित संज्ञानात्मक वृद्धि यानी कॉग्निटिव एनहांसमेंट, ये भी ट्रांसह्यूमनिस्ट सोच का एक बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि हम अपने सोचने, तर्क करने और याद रखने के कुछ काम शक्तिशाली AI सिस्टम को सौंप सकते हैं। जैसे AI मुश्किल डेटा को एनालाइज करने, पैटर्न पहचानने या ढेरों जानकारी को तुरंत एक्सेस करने में हमारी मदद कर सकता है, जिससे हमारी अपनी दिमागी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। लेख में कुछ और भी फ्यूचरिस्टिक आइडियाज थे, जैसे क्रायोनिक्स और डिजिटल चेतना। ये कितने सच हो सकते हैं? देखिए, क्रायोनिक्स मतलब शरीर को बहुत ठंडे तापमान पर रखना ताकि भविष्य में जिंदा किया जा सके, और डिजिटल चेतना या माइंड अपलोडिंग यानी चेतना को कंप्यूटर में डाल देना, ये अभी भी ज्यादातर साइंस फिक्शन ही लगते हैं। इनमें तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और दार्शनिक सवाल तो और भी गहरे। लेकिन हाँ, ट्रांसह्यूमनिस्ट समुदाय में इन पर भी गंभीरता से बहस होती है, क्योंकि ये उनके अंतिम लक्ष्य मौत पर जीत के संभावित रास्ते माने जाते हैं। इनके अलावा साइबरनेटिक्स और ऑगमेंटेशन का फील्ड भी तेजी से बढ़ रहा है। एडवांस प्रोस्थेटिक्स यानी नकली अंग, एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी ढांचे जो ताकत बढ़ाते हैं, और बायोनिक इम्प्लांट्स जैसे नकली आंखें या कान, ये सब लगातार बेहतर हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसान के शरीर की क्षमताएं बढ़ा रही है और धीरे धीरे इंसान और मशीन के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। लेख में ये भी कहा गया है कि सिर्फ इलाज या व्यक्तिगत सुधार ही नहीं, दुनिया भर की सेनाएं भी सुपर सैनिक बनाने में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बात है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब या बहसों तक सीमित नहीं है। इनका असली दुनिया में, यहाँ तक कि मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल फील्ड में भी इस्तेमाल देखा जा रहा है। जब देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए इन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो इससे ट्रांस ह्यूमनिस्ट ट्रेंड्स को और रफ्तार मिल सकती है, और साथ ही हथियारों की एक नई दौड़ का खतरा भी पैदा होता है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना दूर तक जा सकता है। हमने देखा कि पुतिन और शी जैसे नेता इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में असली जो जोश और पैसा है वो शायद सिलिकॉन वैली से आ रहा है। लेख में इसका काफी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, सिलिकॉन वैली के जो बड़े टेक दिग्गज हैं वो इस एरिया में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। जेफ बेजोस ने अल्टोस लैब्स नाम की एक बड़ी बायोटेक कंपनी में पैसा लगाया है, जिसका मकसद है सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग से बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना। पीटर थियल, जो पेपैल के को-फाउंडर थे और फेसबुक में शुरुआती निवेशक थे, वो तो खुलकर कहते हैं कि मौत एक समस्या है जिसे हल करना है। उन्होंने एंटी एजिंग रिसर्च करने वाली कई कंपनियों में निवेश किया है। और एलन मस्क, जैसा हमने न्यूरोलिंक के बारे में बात की, वो तो एंटी एजिंग से भी एक कदम आगे जाकर इंसानी दिमाग को सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि भविष्य में जब सुपर इंटेलिजेंट AI आएगा, तो उसके सामने टिके रहने के लिए इंसान को खुद को अपग्रेड करना होगा, AI के साथ एक तरह का विलय करना होगा। इन टेक ब्रोस के लिए ये सिर्फ एक और बिजनेस का मौका नहीं है, ये एक जुनून है। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी हदों को चुनौती देना, कुदरत पर जीत पाना और शायद आखिर में मौत को भी हरा देना। ये एक खास तरह की तकनीकी आशावादी सोच है जो सिलिकॉन वैली में काफी आम है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। अगर ये तकनीकें कामयाब होती हैं, अगर हम सच में बुढ़ापे को धीमा कर पाते हैं और सेहतमंद जिंदगी को दशकों तक बढ़ा पाते हैं, तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इसके सामाजिक और आर्थिक असर बहुत गहरे हो सकते हैं। लेख एक जरूरी बात उठाता है। पूरी दुनिया में खासकर अमीर देशों में जन्म दर गिर रही है और आबादी बूढ़ी हो रही है। इससे भविष्य में काम करने वालों की कमी और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर भारी बोझ पड़ने का डर है। तो लंबी और सेहतमंद जिंदगी इस डेमोग्राफिक चुनौती का एक हल दे सकती है। यानी समाज में बूढ़े लोग तो ज्यादा होंगे,
लेकिन वो पहले की तरह कमजोर या बीमार नहीं होंगे, बल्कि एक्टिव और प्रोडक्टिव बने रह सकते हैं। हाँ, शायद। सोचिए कि लोग 60 या 70 में रिटायर होने के बजाय 100 या 120 साल की उम्र तक भी काम कर सकें, नई चीजें सीख सकें, समाज में योगदान दे सकें। इससे डिपेंडेंसी रेशो कम हो सकता है और इकोनॉमी को नई रफ्तार मिल सकती है। लोगों को कई करियर बनाने, कई जिंदगियां जीने का मौका मिल सकता है। और लेख में अंतरिक्ष यात्रा का भी जिक्र था। हाँ, ये एक और दिलचस्प संभावना है। गहरे स्पेस की यात्रा, जैसे मंगल या उससे भी आगे जाना, अभी इंसानी शरीर की सीमाओं की वजह से बहुत मुश्किल है। खासकर लंबे समय तक रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी का असर। अगर इंसानी शरीर को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सके, या उम्र इतनी लंबी हो जाए कि दशकों की यात्रा मुमकिन हो, तो ये ग्रहों की यात्रा और दूसरे ग्रहों पर बसने की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन्हें ज्यादा हकीकत के करीब ला सकता है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन जैसा कि हर ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसका एक स्याह पहलू भी है, यानी गंभीर खतरे और नैतिक सवाल भी हैं। लेख में सबसे बड़ी चिंता असमानता की बताई गई है। ये वाकई सबसे गंभीर और अहम चिंताओं में से एक है। क्या जीवन बढ़ाने, दिमागी ताकत बढ़ाने या शरीर को बेहतर बनाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए ही होंगी? अगर ऐसा होता है तो इस समाज में पहले से मौजूद आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को और ज्यादा गहरा कर देगा। हम एक ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां एक जैविक रूप से खास अधिकार वाला अभिजात वर्ग बायोलॉजिकली प्रिविलेज्ड एलीट बन जाए, जो न सिर्फ ज्यादा अमीर और ताकतवर होगा, बल्कि सचमुच लंबा जिएगा, ज्यादा सेहतमंद रहेगा और शायद ज्यादा तेज भी सोचेगा। ये तो समाज के पूरे ताने बाने के लिए ही खतरनाक हो सकता है। ये मौजूदा असमानताओं को हमेशा के लिए पक्का कर सकता है, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल लेवल पर बंटवारा पैदा कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानियत दो अलग-अलग बायोलॉजिकल ग्रुप्स में बढ़ जाए, बेहतर इंसान और आम इंसान? ये स्थिति सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और लोकतंत्र के उसूलों के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। इससे भी बुरा, इन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का खतरा है, जैसे डिजाइनर बेबीज बनाने का चलन, जहां माँ बाप अपने बच्चों में मनचाहे गुण चुन सकें, जैसे इंटेलिजेंस, शारीरिक क्षमता या यहां तक कि शक्ल सूरत। ये तो सीधे सीधे यूजेनिक्स की तरफ ले जा सकता है, यानी नस्ल सुधार का वो खतरनाक आइडिया जिसके अतीत में भयानक नतीजे हुए हैं। सही कहा। यूजेनिक्स का इतिहास हमें चेतावनी देता है कि जब इंसान मानव सुधार के नाम पर कुदरत से छेड़छाड़ करता है, तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। नई जेनेटिक और एआई टेक्नोलॉजी यूजेनिक्स को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना सकती हैं, जिससे एक तकनीकी बुरा सपना, टेक्नोलॉजिकल डिस्टोपिया सच हो सकता है, जहां इंसानी विविधता और कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश की जाए। तकनीकी और सामाजिक खतरों के अलावा इस पूरे काम पर गहरे दार्शनिक और धार्मिक आपत्तियां भी हैं। हाँ, कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जीवन, मृत्यु और इंसान का स्वभाव, ये सब ईश्वर या किसी ऊंची शक्ति के हाथ में है। टेक्नोलॉजी के जरिए इन पर काबू पाने की कोशिश को भगवान की भूमिका निभाना या प्लेइंग गॉड जैसा माना जाता है और इसकी निंदा की जाती है। अमरता या हमेशा की जिंदगी को अक्सर ईश्वरीय कृपा या आध्यात्मिक साधना का फल माना जाता है, न कि किसी तकनीकी कामयाबी का। और माइंड अपलोडिंग जैसी बातें तो आत्मा या चेतना की हमारी पारंपरिक समझ को ही चुनौती देती हैं। निश्चित रूप से, अगर चेतना को सिर्फ डेटा मानकर कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकता है, तो क्या इंसानी रूह का कोई वजूद है? क्या इंसान की शख्सियत सिर्फ सूचना के पैटर्न का एक झुंड है? ये बहुत गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि इंजीनियरिंग से परफेक्ट बनने का वादा करके ट्रांसह्यूमनिज्म उन चीज़ों को ही ख़त्म करने का खतरा उठाता है जो हमें असल में इंसान बनाती हैं। हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी सीमाएं, हमारे जज्बात, हमारी गलतियाँ करने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी मौत, जो ज़िंदगी को मायने और एक एहसास देती है कि वक्त कम है। कुछ आलोचक इसे धर्म की सेक्युलर नकल कहते हैं, जो स्वर्ग या मोक्ष का वादा तो करती है, लेकिन बिना किसी भगवान या पारलौकिक चीज के, सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर पोस्ट ह्यूमनिज्म की सोच है, जो ट्रांस ह्यूमनिज्म से भी ज्यादा रेडिकल है। पोस्ट ह्यूमनिज्म न सिर्फ इंसानी सीमाओं को पार करना चाहता है, बल्कि इंसान होने के विचार को ही सबसे ऊपर मानने से इनकार करता है। ये इंसानों, जानवरों, मशीनों और पर्यावरण के बीच की पारंपरिक सीमाओं को पूरी तरह मिटाने की वकालत करता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो शायद इंसानी हो ही ना। तो इन सारी दुनिया भर की बहसों और तकनीकी विकास के बीच भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
लेख इस पर भी कुछ जरूरी बातें कहता है। लेखक का एक दिलचस्प तर्क ये है कि भारत अपनी पुरानी और विविध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं की वजह से इन मुश्किल नैतिक और अस्तित्व के सवालों पर सोचने समझने के लिए शायद एक खास अच्छी स्थिति में है। जीवन, मृत्यु, चेतना, कर्म, पुनर्जन्म और इंसानी सीमाओं जैसे विषयों पर सदियों से भारतीय दर्शन में गहरी सोच विचार होती रही है। ये वैचारिक धरोहर हमें ट्रांसह्यूमनिज्म से उठे नैतिक सवालों से जूझने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या सिर्फ दार्शनिक सोच काफी होगी, खासकर जब दुनिया भर में, चीन और अमेरिका में इन टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही तरीके से जवाब देने और इन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए भारत को भी ट्रांसह्यूमनिज्म को मुमकिन बनाने वाली जो मुख्य टेक्नोलॉजी हैं, जैसे जेनेटिक्स, एआई, एडवांस्ड मटेरियल्स, न्यूरोसाइंस वगैरह, उनमें कहीं ज़्यादा और सोच समझकर निवेश करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, यहाँ मकसद क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। लेख मजाक में इशारा करता है कि लक्ष्य हमारे नेताओं या बहुत अमीर लोगों की उम्र बढ़ाना नहीं होना चाहिए। तो फिर भारत का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन ताकतवर टेक्नोलॉजी को देश के अंदर समाज की भलाई के लिए, आम नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने और सबके विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही भारत को इन टेक्नोलॉजीज के सुरक्षित, नैतिक और न्यायपूर्ण इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में नियम बनाने, ग्लोबल रेगुलेशन और मानक तय करने में एक एक्टिव और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। हमें ये पक्का करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और इनके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये बात खास तौर पर जरूरी है। निश्चित रूप से यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ट्रांसह्यूमनिज्म का ये विषय टेक्नोलॉजी, नैतिकता, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन, गवर्नेंस का एक बहुत अहम चौराहा है। इस पर एक गहरी, संतुलित और आलोचनात्मक समझ बनाना बहुत जरूरी है। इसमें न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की जानकारी शामिल है, बल्कि उनके संभावित सामाजिक आर्थिक नतीजे, नैतिक दुविधाएं, दुनिया के शक्ति संतुलन पर असर और उनके रेगुलेशन के लिए जरूरी ढांचों की समझ भी शामिल है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम का है। तो संक्षेप में आज हमने ट्रांसह्यूमनिज्म की इस पेचीदा अवधारणा को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे दुनिया के नेता और सिलिकॉन वैली के बड़े लोग इस फील्ड में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और भारी पैसा लगा रहे हैं। हमने इसके पीछे की मुख्य टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई, न्यूरोसाइंस और ब्रेन मशीन इंटरफेस पर बात की। हमने इसके लुभावने फायदों पर भी चर्चा की, जैसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी, गिरती जन्म दर जैसी डेमोग्राफिक चुनौतियों का संभावित हल और यहाँ तक कि गहरे स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई संभावनाएं। लेकिन साथ ही हमने इसके गंभीर खतरों और नैतिक चिंताओं को भी सामने रखा। बढ़ती सामाजिक और बायोलॉजिकल असमानता का खतरा, एक जैविक रूप से खास अधिकार वाले अभिजात वर्ग के उभरने का डर, डिजाइनर बेबीज और यूजीनिक्स का दोबारा सिर उठाना और अंत में खुद इंसानियत के मायने पर ही सवालिया निशान लगने का खतरा। हमने दार्शनिक और धार्मिक आपत्तियों के साथ साथ भारतीय संदर्भ पर भी विचार किया, जहां सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं भविष्य के इन टेक्नोलॉजीज के साथ एक अनोखा संवाद बना सकती हैं, बशर्ते हम जरूरी तकनीकी निवेश और नैतिक ढांचे पर भी ध्यान दें। जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पे वो सोच सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें बदलने की ज़बरदस्त ताकत हासिल कर रही है, हमें इस पर ध्यान देने के साथ साथ कि टेक्नोलॉजी हमें क्या बना सकती है, इस पर भी उतनी ही गहराई से सोचना चाहिए कि हम एक समाज और एक प्रजाति के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। इंसानियत के वो कौन से बुनियादी तत्व हैं, शायद हमारी दया, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी विविधता, हमारी गलतियां करने की आज़ादी, यहाँ तक कि हमारी मौत से पैदा हुई जिंदगी की कदर, जिन्हें हम हर कीमत पर बचाए रखना चाहेंगे, भले ही टेक्नोलॉजी हमें बदलने का कितना ही लुभावना वादा क्यों ना करे। तरक्की और बचाव के बीच सही संतुलन कहाँ मिलेगा? अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारी इस चर्चा ने आपके मन में कोई सवाल या विचार पैदा किया है, खासकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से, तो नीचे कमेंट्स में उन्हें ज़रूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। इस तरह की जानकारी भरी और आलोचनात्मक चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। अलविदा।